हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। अम्ल क्षार एवं लवण के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको अम्ल क्षार एवं लवण की प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहां से जाके आप सारे वीडियो क्रम से देख सकते हैं। इस अम्ल क्षार एवं लवण के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पिछले 2 वीडियो में कवर भी किया था और आज हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों को हल करेंगे जो शेष रह गए थे। उनको समझेंगे, उनको करने का तरीका कैसे होता है इसको जानेंगे और अब तक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है उसको अप्लाई भी करेंगे कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को। पहला प्रश्न दे रखा है बच्चों, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? याद करिए, जो 4 या 5 लवण आपको पढ़ाया गया है उसमें एक लवण हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, या इसको हम लोगों ने इसका जो प्रचलित नाम क्या बताया गया था, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 का बच्चों प्रचलित नाम क्या बताया गया था, ब्लीचिंग पाउडर। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि इस ब्लीचिंग जो पाउडर है इसका सूत्र पूछता है या सूत्र देके इसका नाम पूछता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर है ना, होगा इसका ब्लीचिंग पाउडर। ये था पहला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। इसी ब्लीचिंग पाउडर को जो विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो कह रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो याद करिए, जब आपको ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण पढ़ाए थे, किसी भी जो 5 यौगिक हम लोग पढ़े हैं उसमें निर्माण, गुण और उपयोग, यही मुख्य 3 जो है पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण या विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता था, याद करिए, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा। बुझे हुए चूने की क्रिया जब क्लोरीन से करा रहे थे तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो रहा था। तो क्लोरीन से किसकी क्रिया कराएंगे, बुझे हुए चूने की। और उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, CaOH ट्वाइस। समझे बात आ गई। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपका क्या हो गया, क्लोरीन से बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, कठोर जल को मृदु करने में। याद करिए, जब आपको पढ़ाए थे धावन सोडा, तो वहां पे बताए थे बच्चों धावन सोडा का उपयोग कि जल की कठोरता को दूर करने में। और इसमें बताए थे कि जल की कठोरता वाले पॉइंट में ही कि जल 2 प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। तो जब कठोर जल को मृदु बनाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं जल की कठोरता दूर करना। कठोर जल को मृदु बनाएंगे तो कठोर जल की कठोरता दूर हो गई। तो उस कठोरता को दूर करने के लिए, यानी कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए दे रहा है कि किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता दूर करने के लिए जो कई सारे यौगिक हैं, जैसे चूना भी आता है, लेकिन यहाँ पे शर्त दिया है कि ऐसा यौगिक का नाम बताइए जिसमें सोडियम भी मौजूद हो। और ऐसा यौगिक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी मैं बता रहा था, Na2CO3 × 10H2O। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, धावन सोडा। देखिए इसमें सोडियम मौजूद है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, धावन सोडा, यानी सोडियम युक्त वह यौगिक कौन है, Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को बच्चों हम लोगों ने पीछे कई बार पढ़ा था। इसका नाम होता है NaHCO3, ये इसका सूत्र है। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। तो कह रहा है आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के
के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण भी लिखिए। याद करिए, जब मैं आपको बताया था खाने के सोडा का उपयोग, तो उसमें बताए थे कि जैसे ब्रेड का जब निर्माण करना होता है तो उसके आटे में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं, ठीक है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें मिल जाता है, और जब उसको गर्म कर रहे थे तो देख रहे थे उसमें से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, और प्लस सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब गर्म होती है उसमें से निकल जा रही थी, तो उसमें खाली स्थान बन जा रहा था, खांचे बन जाते हैं ब्रेड में, आप देखते हैं खाली जगह रहता है। तो ये भी आपको पीछे पढ़ाया गया था कि जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैसे, समीकरण यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए डेल्टा का सिंबल बना देते हैं, तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये इसका समीकरण हो जाएगा, और दे रहा है कि गर्म करने पर क्या होगा, क्या होगा, ये अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, इन तीन पदार्थों में, अर्थात सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे गया प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया तथा उसका समीकरण भी लिखिए। याद करिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या बताया गया था, पिछली वीडियो वही था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें सूत्र बताए थे आपको CaSO4 into half H2O। क्या बताया गया था, CaSO4 into half H2O, नाम इसका था कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। समझ में बात आ रही है। अब कह रहा है इसकी क्रिया जल से कराइए, तो इसको जल में डाल देते हैं। अच्छा, ध्यान देंगे कि जैसे ही इस पेरिस आप प्लास्टर को जल में डालते हैं बच्चों, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, जिप्सम में। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, देखिए समीकरण करने का तरीका, जिप्सम का सूत्र मैंने लिखवाया था CaSO4 into 2H2O। तो ये जिप्सम बनाया, इतना तो क्लियर है। अब देखिए, ध्यान देना, मैं क्यों ऐसे समीकरण लिख रहा हूं, बस याद रखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्रिया जब जल से होगी तो जिप्सम बनेगा, और जिप्सम का सूत्र ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये है। तो अब पानी कितना लेना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पानी को छोड़ा है। पानी अब सिर्फ H2O लिख के और समीकरण बैलेंस करेंगे तो बैलेंस नहीं बना। एक्चुअल में जितना यहाँ पे पानी कितना है, आधा है, यहाँ पे पानी कितना है, 2। तो यहाँ पे जल लेंगे बच्चों 1 से 1/2 H2O लेंगे। कितना लेंगे, 1 से 1/2। और मैंने कहा था कि इसको लिखने का तरीका एक और होता है, इसको 3/2 भी हम लिख सकते हैं, साधारण में बदल लेंगे, 2 1 कम 2, ठीक है, और 2 1 3, 3/2 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये है इसका समीकरण। तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिप्सम बनता है, और ये इसका पूरा कंप्लीट समीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दिया NaOH का 10 ml विलयन, कितना विलयन, 10 ml। NaOH क्या होता है बच्चों, पीछे पढ़िए, क्षार होता है क्योंकि इसमें OH मौजूद है। तेरा HCl के 8 ml विलयन से, HCl का इसमें देखिए हाइड्रोजन है, ये क्या होता है, ये अम्ल होता है, अर्थात यहाँ पे अम्ल की क्रिया किससे करानी है, क्षार से। और याद करिए, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उदासीनीकरण क्रिया होती है, और लवण और पानी का निर्माण होता है। अर्थात क्षार को उदास करने के लिए लवण का प्रयोग करते हैं, और अम्ल को उदास करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। तो दे रहा है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, यानी लवण वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या है कि NaOH के 20 ml विलयन हो तो HCl का कितना विलयन लें कि वो 20 ml को उदासीन कर दे। तो बच्चों एक रेशियो यही वाला होगा, जब ये 10 है तो ये 8 है, ठीक है। तो जब वो 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है इस प्रश्न में। तो जैसे ये डबल होगा तो HCl भी डबल की ही जरूरत पड़ेगी, तो इसका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 ml HCl की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रश्न को आप ऐसे हल करेंगे। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी कैसा बर्तन में रखना है, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो आर्द्ररोधी, आर्द्र मतलब होता है बच्चों नमी, क्या होता है, नमी, और रोधी मतलब कि ऐसा बर्तन जिसमें नमी न पहुंचे, उस बर्तन को हम लोग बोलेंगे आर्द्ररोधी बर्तन। क्यों रखा जाना चाहिए बच्चों, याद करिए, अभी ये जो समीकरण लिखवाया गया है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और जैसे नमी या पानी से मिलता है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है।
अर्थात जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो यदि आर्द्र बर्तन में रखा जाएगा तो नमी को सोख के जिप्सम में कन्वर्ट और दैट मींस वो खराब हो जाएगा। तो ये आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। एक आध प्रश्न आपकी बुक में और भी दिया है जिसको आप चाहें तो अपने दिमाग से भी हल कर सकते हैं। जैसे दिया है कि एक ग्वाला जो है दूध में खाने का सोडा मिला देता है, तो दूध का पीएच मान बच्चों 6 के आसपास होता है, हल्का अम्लीय होता है। तो कह रहा है कि उसमें यदि वो अन्य HCO3 मिला दे रहा है तो वो हल्का क्षारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अन्य क्षारी होता है, क्षारी लवण है, तो जब उसमें डालेंगे तो उसकी क्षारकता को उसको क्षारी बना देगा, तो इसलिए वो पीएच मान उसका 6 से ज्यादा हो जाएगा और क्षारी हो जाएगा। इसके बाद उसी में एक प्रश्न दिया है और वाले में ही कि जब वो दूध में NaHCO3 को डाल देता है तो वो दूध दही में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय लेता है। बच्चों, दूध दही में कब बनता है? जब दूध में अम्ल बनने लगता है। ठीक है, और ये उसमें हमने डाल रखा है क्षारीय पदार्थ, तो ये उसमें अम्ल को बनने से रोकता है, इसीलिए वो दूध दही में देर में जमता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए सारे प्रश्न आपको बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं कि कैसे इनको हल करना है, कैसे परीक्षा में आएगा तो बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, तो अम्ल क्षार और लवण का सारा टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, इससे संबंधित सारे प्रश्न भी आपको बता दिए गए हैं। मैंने कहा अभी आपसे कि चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से सारे वीडियो क्रमवार आप देख सकते हैं और नोट बना सकते हैं। धन्यवाद।